वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साधे, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ है। आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। सच और वरना झूठ बोलना या चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे माननीय कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस है उसके बारे में बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, और इसमें जो है उन्होंने क्या कुछ किया है और जो कुछ चल रहा है उनके जीवन से बाहर आने के, उनके बनने मरने के बाद में जो है जो चल रहा है सारा कुछ के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में दो मेहमान जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो जगदीश जी हैं, सतनाम भी हैं, हमारे टीम मेंबर भी हैं। जगदीश जी, आपका वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब, वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। और बहुत शुक्रिया वाइस ऑफ मानवता चैनल को कि ऐसे महान शख्सियत के बारे में आज लाइव डिबेट में ने हमें आमंत्रित किया है। धन्यवाद जी। विजेंद्र सिंह जी, आपका भी वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो साथियों, बात करेंगे आज मान्यवर कांशीराम जी के जीवन के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ किया है और कैसे सफर तय किया था और कहाँ तक, मतलब क्या ये आज जो कारवां जो लेके चले थे वो कहाँ पर अटका है, ये चल रहा है या आगे बढ़ रहा है, या मतलब वो खत्म होता नजर आ रहा है। इसके बारे में सभी दो चार, मतलब 1 घंटे का प्रोग्राम होगा हमारा, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं विजेंद्र सिंह जी सवाल करना चाहता हूँ। विजेंद्र सिंह जी, जैसे आप काफी सुना जाता है कि आप इनके साथ में भी रहे हैं काफी, तो इनके बारे में बताएंगे जीवन जो है ये संघर्ष का कब स्टार्ट हुआ, जो जैसे इन्होंने मतलब काफी जिस टाइम सुना जाता है ये दीना भाना जी के बारे में बात करते सुना जाता है, तो इनका जीवन जो है ना संघर्ष का जो है ना कब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ जी? देखिए, ये सबसे पहले आज इतनी उनका 15वां पुण्य दिवस है, 15वें परिनिर्वाण दिवस है, तो अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करते हैं। इतना महान व्यक्तित्व बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में इस हमारे फूले अम्बेडकर आंदोलन में कोई नहीं हुआ, तो उनको सभी राष्ट्र के दीन दुखी दबे कुचले लोग हैं उन्हें श्रद्धा से याद कर रहे हैं आज। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। 60 के आसपास की बात है। पूना में वो रहने वाले तो पंजाब के थे, और जिन्हें आप रामदासिया से कहते हैं उस परिवार के थे। और पूना में वो एक्सप्लोसिव एक उसका नाम था, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसमें रिसर्च ऑफिसर थे हुए। बाद में वहाँ अम्बेडकर आंदोलन से, अम्बेडकर जयंती को लेकर के कोई झगड़ा हुआ। उसके बाद जी उन्होंने नौकरी पर आया। जब मंडल कमीशन की राजनीति शुरू हुई, कांग्रेस कमजोर हुई, केंद्र में जनता पार्टी आई, उस दौर में शुरू हुआ। सन 78 में इन्होंने बम सिर्फ बनाई। इसके बाद 81 में 1981 में इन्होंने DS4 बनाया। 84 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, और इस तरह पूरी तौर तरीके से फिर ये राजनीति में आ गए। जी जगदीश जी, आप क्या कहना चाहते हैं इनके लाइफ के बारे में? थोड़ा से स्टार्टिंग के, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा इनके बारे में कुछ ना कुछ, तो जो भी आपके पास में जानकारी बताएं जी। मान्यवर कांशीराम साहब का जो जीवनी है, वो जो अभी विजेंद्र सिंह जी ने तो कहा, इनका बहुत बड़ा योगदान है और उसको हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं। वो उन्होंने नौकरी छोड़ करके, उनके साथ में ये जाति भेदभाव की तो घटना हुई, और उसके बाद में उन्होंने वहाँ वो नौकरी को लात मार के उन्होंने संकल्प लिया, जिस ढंग से बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि मैं दबे कुचले लोगों के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि वो भी अपना घर जाना छोड़ दिए, पूरे बहुजन समाज को ही अपना घर मानने लगे। और वहीं से उन्होंने जिस हालत में वो थे उसी हालत में समाज के इस कारवां को लेकर, बाबा साहब के इस कारवां को निकल पड़े। और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अपना एक कर्म भूमि के रूप में भी बनाया। वो यहाँ से वो जांजगीर जिला से 1984 में चुनाव भी लड़े, और उन्होंने एक वोट और एक नोट का नारा भी उन्होंने दिया, क्योंकि चुनाव में जब चुनाव लड़ते हैं तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं।
लेकिन बाबा मतलब कांसीराम मान्यवर कांसीराम साहब ने एक नया मैसेज दिया कि भाई मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, तो बहुसंख्यक समाज के लोग मुझे 1 रुपया भी दें और 1 वोट भी मुझे दें। ऐसा करके उन्होंने जांजगीर जिले से चुनाव लड़ा और यहाँ पे बहुत सारे उन्होंने साइकिल यात्रा की, उनके साथ बहुत सारे हमसफ़र उनके साथी भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीआर खूंटे उनके हमकदम साथी थे और वो किसी कारण से आज नहीं भी जुड़ पाया, लेकिन ज़्यादातर उनके साथ वो रहे कांसीराम साहब जी के साथ में। और हम लोगों ने भी जब स्टूडेंट थे तो उनके साथ में काफ़ी उनके कार्यक्रमों में हम गए हैं और वो एक बहुत कीवर्ड पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे, सिंपल सादा रहना, खाना, जिस हालत में गाँव में जो भी लोग खाना-पीना दे देते थे, वहीं रह जाते थे, उनके घर में रह जाते थे। ये कारवां एक बड़ी कारवां के रूप में उन्होंने बाबा साहब के मिशन को लेकर के गाँव-गाँव, गली-गली साइकिल की यात्रा उन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, स्वयं की। और उनके साथ एक कारवां बनता चला गया कि बाबा साहब के मानने वाले लोगों के साथ में ऐसे ऐसे मिशन को लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब पंजाब में जन्मे और भारत के कोने-कोने में घूम कर के। तो जिस दिन से उनका मिशन और उनका जो जीवन दर्शन था, उन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाज को जगाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को जगाने के लिए उन्होंने इस मिशन को आगे लेकर के गए। हमारे साथ खोटे साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे आप उनका जी बाकी और जी डिटेल जी। बताएँ। जी। तो साथियों हम बताना चाह रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है फेसबुक पर। अगर कोई जुड़ना चाहता है, हमने लाइव उस पर लिंक भी दे दिया है। अगर कोई बात करना चाहता है उनके बारे में, माननीय कांशीराम जी के बारे में कोई भी बात जब रखना चाहता है या सवाल पूछना चाहता है, तो चाहता है चाहती जो भी है जुड़ सकते हैं, तो जुड़ के वो हमें जो सवाल वगैरह जो कर सकते हैं। तो आप लोग तो हमारे से जो आज बात कर रहे हैं कांशीराम जी के जीवन के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ किया है और उनकी जो है जो कारवां लेके चले थे वह कि कारवां वो जो चल रहा था वो अटक तो नहीं गा गई क्या, उसमें मतलब प्रॉब्लम आ रही है या मतलब उससे वो आगे चला है या कहाँ पर है, तो इसमें बस इसे जो बात कर रहे हैं सारे इसमें लेकर टॉपिक को लेकर के। तो हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े, तीनों को फिलहाल कैमरा ओपन। टीआर खोटे जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। बहुत सत श्री अकाल साहब, सत श्री अकाल। अपना कैमरा ऑन करें प्लीज। आज आपने काशीराम साहब के ऊपर हेलो जी जी, कैमरा ऑन करें आप। कैमरा कैमरा ऑफ है आपका। कैमरा ऑन कर रहा हूँ। जी सर जी, हाँ जी, जब हमने कांशीराम जी के पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर। ये हमने उनके बारे में प्रोग्राम रखा है जी। सत श्री अकाल। काशीराम अपने आप में एक क्या कहा जाए, एक इंडिकेटर है, जी एक इंडिकेटर हैं जिन्होंने इतनी बड़ी आंदोलन खड़ा कर दिया जी खाली नंगे पैर चल के। उनके पास टूटी चप्पल से शुरू किए, बनियान भी फटा होता था जी और उससे चल करके उन्होंने यहाँ तक, आपको पता होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को और मध्य प्रदेश में भी हमने बहुत अच्छा कमाल किया था। जी तो मैं तो काशीराम साहब के साथ में बहुत ही करीब से जुड़ा रहा। सबसे ज्यादा वो मेरे साथ रहे, जी चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो, मध्य प्रदेश हो, 3 राज्य में हम लोग साथ साथ चलते रहे। और इतने आंदोलन किए हैं कि आंदोलन का अगर मैं जिक्र करना शुरू करूं, स्वाभिमान आंदोलन, समता स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। एक्चुअली उनका मेथोडोलॉजी क्या था? इंटेलेक्चुअल वार। जी उन्होंने इंटेलेक्चुअल वार शुरू किया और इंटेलेक्चुअल वार का परिणाम ये हुआ कि पूरा समाज उठ के खड़ा हो गया। जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जो कुछ नहीं करता था, खा पी करके मौज मस्ती में लगा हुआ था, तो वो प्रशिक्षण के माध्यम से वो केडर बन गए और वो असेट बन गए, असेट में कन्वर्ट हो गए। जी ये बहुत बड़ी चीज है, असेट में कन्वर्ट किया प्रशिक्षण के माध्यम। और मैंने तो इतने कैंप लिए हैं, मैं 200 से ज्यादा कैंप लिया हूँ। पूरा बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ कहीं भी हुआ है, तो मैंने पूरा जगह-जगह मैंने कैंप लेकर के लोगों को तैयार किया है। तो इसलिए मुझे पता है, और काशीराम साहब का जो निर्देशन था, दिशा निर्देशन था, एक स्पष्ट था, बहुत ही स्पष्ट था। जी वो चाहते थे मजलूम को मजबूत बनाना, जी मजलूम को मजबूत बनाना। ये उनकी खासियत रही है। वो जो मजबूत है, वो तो मजबूत है ही है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी को मजबूत बनाना, ये उनका सपना था। और जी इसके जी लिए वो काम करते थे। लोग उनको एक-एक रुपए देते थे, उनको बड़े प्यार से माने जो लोग थे, 1 रुपए देते थे और उसको बड़े प्यार से रखा करते थे। वो ज़माना था। हुँ, जी इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आंदोलन जो हुआ है, ये जो आंदोलन वो हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, आज डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानते नहीं थे। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि 1980 तक डॉक्टर अंबेडकर का उतना प्रचार नहीं था। 1980 तक, 1980 तक, लेकिन जी 1980 के बाद से जो प्रचार फैला, साइकिल रैलियां चलाए, कुछ साइकिल से चले, 3000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाए, जी थोड़ा-मोड़ा जी नहीं, 3000 किलोमीटर साइकिल चलाए। उस साइकिल में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने शुरुआत करने में आए थे और उसके बाद में वो खुद ही चलाते रहे और अंबेडकर मेला ऑन व्हील चलाए। अंबेडकर मेला ऑन व्हील, अंबेडकर का मेला लगाए, ताकि अंबेडकर के बारे में लोगों को जो भ्रांति था, उसको दूर करना। जी और उन्होंने अंबेडकरवाद का अच्छे से परिभाषित करके बताया। और सारे संत महापुरुषों को, सारे संत, एक ही संत नहीं, सारे संत महापुरुषों को वो कहा करते थे, वो गुरु गोविंद सिंह की बात किया करते थे कि जो न चिड़िया को बाज बनावा, तो न गुरु गोविंद सिंह कहावा। ये जो जी ये बार-बार वो कई-कई बार वो कोट किया करते थे। बोले हमें मजलूम को मजबूत बनाना है, जी 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 ये आ, उठाना है। हमारे साथ में जयंती खुंटे जी जुड़ चुके हैं। जयंती जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। जयंती जी, अपना कैमरा ऑन करें आप। और आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी। कल सर, गुड मॉर्निंग सबको। जी गुड मॉर्निंग। हम्म, आज बात कर रहे हैं कांशीराम जी के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं तो कर सकती हैं जी। स्वागत आपका। सर अभी जस्ट मैं ज्वाइन की हूँ और पहले सबकी बातें सुन लेती हूँ, फिर मैं कुछ कहना बाद में कहना चाहूंगी। जी जी डी आर खोटे जी, जैसे आपने कांशीराम जी ने जो बोला था कि मजदूर को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, उसी को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक हाँ, शायरी लिखी है, 1 करोड़ लोगों को जोड़ना चाहते हैं भारत के। जो 1 करोड़ को जोड़ने के बाद में हम उनसे 100 रुपए लेंगे हर महीने के। और 100 रुपए लेने के बाद में हम 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करके वो एक स्टेट ले लेंगे, जहाँ पर 25 से मतलब 25 लाख के 25 करोड़ के 2 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ जहाँ एजुकेशन मतलब वो हेल्थ फ्री होगा। और जहाँ पर एक बनाएंगे, बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगा। और उसी से हम जो है ना, मतलब लोगों को 20 करोड़ रुपए में नौकरी लोगों को मतलब रोजगार देंगे। तो हमारा सपना है कि ये भारत के गरीब गरीब लोगों से के पैसे से ही भारत से गरीबी मिटाएंगे। और भारत के गरीब को ही एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। ये हमारा सपना है और इस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो मैं काशीराम जी आपने 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 जो बात बोला है, काशीराम जी का सपना था हाँ 5 सेंटर खुले, 5 इंस्टीट्यूट, एक नाग सेंटर बना करके छत्तीसगढ़ को सेंटर बना के 5,000 किलोमीटर को सर्कल बना के, उसी तरह से उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में और नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा करके 5 सेंटर, और वेस्ट में 5 सेंटर, 5 इंस्टीट्यूट बनाने का। उसमें इंस्टीट्यूट में क्या था कि विचारधारा को हमें बड़े पैमाने पर विकसित करना, जी कैसे हमारे लोगों को उनकी उनकी दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए। तो इसमें बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ थे, बिल्कुल माने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें कंप्यूटराइज्ड पूरा सिस्टम और वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन हो,
और लोग हमारे इतने नॉलेजेबल हों कि राजकाज चलाना सीखें, ये भी जरूरी होता है, क्योंकि राजकाज चलाने के लिए बेटर ब्रेन और बेटर गट्स चाहिए। बेटर जी। ब्रेन, बेटर गट्स चाहिए, ये कहा करते थे। तो इसीलिए आपने जो बोला है, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है, उनकी जो सपना है। अगर मैं तो बार-बार बोलता हूँ, अभी मेरे एक साथी आए थे कनाडा से, तो शायद इनका कनेक्शन कट गया। जगदीश जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, ऊपर आप जो चल रहा है ये विचार? खुडे साहब वाकई में आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हर कदम साथ रहने वाले खुडे साहब जुड़े हैं, उनके बारे में उनकी एक-एक बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। मुझे लगता है खुडे साहब जुड़ गए हैं, तो उनकी ही बातें पूरी होनी चाहिए। जी। जी, बताइए। जी। मेघराज जी, क्योंकि उनकी कहानी जब छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े पहले बार हाँ। 1984 में, मैंने वहां वो कहानियां आप देखिए। हमारे पास एक कार हमने किराए पे ले रखा था, काले रंग की, जी। काले रंग की। तो वो काले रंग की कार बहुत फेमस था, और 2 मोटरसाइकिल थे, मात्र 2 मोटरसाइकिल। जी। और साइकिल तो और इनका बार-बार कनेक्शन कट रहा है, शायद हो सकता है शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। हाँ। विजेंद्र सिंह जी, आप थोड़ा कैमरा ऑन करें अपना, आप बात करें बात इसमें थोड़ी, जो उनके जीवन के बारे में उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, उसमें कैसे फिर पार्टी बनाने के बाद में कहाँ तक वो कामयाब हो पाए, या मतलब उन्होंने जो आज जो चल रहा है पार्टी कहाँ तक चली गई, विजेंद्र सिंह जी? जी। हाँ, ये बीच-बीच में पार्टी, देखिए ऐसा है, काशीराम साहब का बहुत बड़ा योगदान समाज को जगाने में है। मूल रूप से बामसेफ जब उन्होंने बनाई, तो जो आप खुंटे साहब को तो बहुत अच्छा आइडिया है, और इतनी उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी है। मैं समझता हूँ उनको ही ये अवसर दिया जाना चाहिए कि हम लोगों को एनलाइटन करें इस मामले में। ये बौद्धिक आंदोलन जो उन्होंने चलाया, वो एक सबसे बड़ी उनका योगदान था, और बौद्धिक यस, आंदोलन के साथ ही साथ राजनीति करना चाहते थे वो। तो ये ये सही लाइन पर कितना गया है, क्या इसमें बाधाएं आई हैं, इसके बारे में खुंटे साहब मेरे ख्याल से हम लोगों को अच्छा प्रकाश डालेंगे। जी, जी, जी। बताइए साहब जी, टीआर खोटे जी, आप बताएं इसमें कि मतलब जो पार्टी उन्होंने बनाई थी, ये पार्टी फिलहाल जो है ना, कहाँ तक पहुंची है, या पीछे चली गई, या मतलब सिर्फ, या कहाँ समझ रहे इस पार्टी को आप जी? और उनका तो नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा सही तरीके से। जी। जगदीश जी, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में जी। वाकई में बहुजन समाज को जगाने में एक्चुअल में अगर हो किसी क्या का रहा है, बार-बार कट क्यों जा रहा है? ये प्रॉब्लम तो शायद आपको ही फोन में हो सकता है, इधर तो अगर अगर करना तो सबको करना है, अगर इधर कोई प्रॉब्लम है हमारी तरफ। अच्छा, रूम अच्छा। के अंदर में भी कभी-कभी होता है। रूम अगर कोई बंद कमरा हो ज्यादा तो दिक्कत आती है। अच्छा, अच्छा। चलिए, अभी हो सकता है मैं नीचे आ गया हूँ, यहाँ जी। सिग्नल मिल जाए पूरा। तो हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि इंटेलेक्चुअल वार, हाँ। वार इस शब्द को हमारे डीआईजी साहब, मेरे एडीजी साहब है, वो बोल रहे थे। ऐसा है, इंटेलेक्चुअल वार का महत्व को समझना होगा। जी। हम लोगों ने बौद्धिक क्रांति नहीं किया, बौद्धिक क्रांति से हमें दूर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि हमें शिक्षा से बहुत दूर रखा गया, शिक्षा से बहुत दूर रखा गया। ये तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने स्टार्ट किया, कि शिक्षा का रास्ता खोला 1848 में। कब? जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का राज था, तब उस जमाने में ये शिक्षा का द्वार खोला। नहीं तो अगर ब्राह्मण तो खोलने ही नहीं देते। जी। उन्होंने बैन लगा रखा था, बैन लगा रखा था, व्यवस्था पे, सिस्टम पे बैन लगा रखा था। मनुस्मृति, मनु लॉ है। मनु लॉ पे बोला जाए तो मनु लॉ पे हम बोलना चाहेंगे तो बहुत बड़ी चीज है। तो मनु लॉ पे हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिखित में है, उसको पढ़िए, सब जानते हैं। हमने मनु लॉ के, मनु व्यवस्था के शिकार रहे, विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम। वी आर द विक्टिम्स ऑफ द सिस्टम। और उस मैं सिस्टम
मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखो, उसमें जो मानसिक गुलामी से भरी हुई किताब है, ये जो आप मनुस्मृति बात कर रहे हैं, मेरा मानना ऐसा है कि हमने पहले चैलेंज भी किया था इन लोगों को, अगर ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो आगे डिबेट भी कर सकते हैं। सबसे बड़े जो मानसिक गुलाम में जो फँसे हुए लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण जो जो क्योंकि जो गुलाम लोग होते हैं, वही दूसरों को गुलाम बनाते हैं। जो आदमी खुद आज़ाद हो, क्यों दूसरे को गुलाम बनाएगा? और जो आदमी मतलब खुद गुलामी में फँसा है, तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा पूरी वर्ल्ड के अंदर मानसिक गुलामी में फँसे यहूदी और ब्राह्मण। ये तो दोनों चीज़ें हैं, तो ये जो है ना, ये लोग दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये खुद है उस गटर में फँसे हुए हैं, जिस गटर में दूसरे को गिराना चाहते हैं। जी, आगे बात रखें। जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज बोला। देखिए, उन्होंने झूठ को स्थापित करने का प्रयास किया। इतने और उस झूठ को स्थापित करने के चक्कर में उन्होंने अब स्वर्ग की सीढ़ी तो कोई देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग की कल्पना बड़ी हो गई। और आसमान में वो भी आसमान में मकान बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं आसमान में। तो ये जो सोच है, ये सोच उनकी जो कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। इसी के कारण से आज वो त्रस्त है। वास्तव में ब्राह्मण बहुत त्रस्त है कि झूठ बोल करके झूठ को स्थापित कैसे किया जाए। अब गणपति को दूध पिला देते। अब बेचारा अगर गणपति दूध पी लिया है, तो वो उसका पेट को बदहजमी नहीं होगा, वो बाथरूम नहीं करेगा। अगर इतनी दूध पिया है और उतना बाथरूम करे तो कहीं नाला बह जाएगा। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब, तो ये जो चीजें हैं, हमें समझना होगा, इस व्यवस्था को समझना होगा। ये बिल्कुल सच बात है कि ब्राह्मण परेशान है। उस व्यवस्था को कह तो दिया, अब उसको स्थापित करने में बहुत परेशान है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा गुलाम, बिल्कुल आपने सही कहा, वो मानसिक गुलाम है और मन से इतने त्रस्त हैं कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा है कि उसको किसी तरह स्थापित करना, सुई के नोक पे लोगों को खड़ा करना, अब ये ब्राह्मणवाद है। नहीं, मेरा मानना है, देखो, इसमें जितनी ताकत ये दूसरों को बर्बाद करने में लगाते हैं, अगर उसमें 1% अपने दिमाग को सुधारने में लगा दें ना ये, तो इसमें से 1% भी अगर दिमाग को सुधरे, तो दूसरों की जानें बचेगी, इनकी जानें बचेगी खुद की। क्योंकि ये पूरी की पूरी ताकत, 90% जो ताकत है, लोगों को गुलाम बनाने में लगा देते हैं। ये 10% रखते हैं, उसमें एक आधा परसेंट अपने दिमाग में जो है थोड़ा भी अपना ये इस्तेमाल कर लेंगे, तो शायद ये मानसिक गुलामी से बाहर निकल सकते हैं भी, और भी नहीं, और बच सकते हैं लोग। तो इसमें जगदीश जी क्या कहना चाह रहे हैं टीआर खोड़ जी की बातें के ऊपर आप? 100% खोटे साहब ने कहा है, क्योंकि दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों को खोटे साहब ने पढ़ा है, मनुस्मृति को भी पढ़ा हुआ है, और बाबा साहब के पूरे संविधान को भी पढ़ा है। तो जो भी कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि भारत के बहुसंख्यक समाज को भाग्य और भगवान के अंधभक्ति में लोगों को थोप दिया गया है, और आज हमारे बहुत सारे बहुसंख्यक बहुजन समाज भी इस अंधभक्ति में डूब के हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितने भी हमारे महान पुरुषों ने हमें क्या आईना दिखाया, क्या हमारा इतिहास है, क्या हमारा संघर्ष है। अगर इस संघर्ष को नौजवान पीढ़ी अगर समझ जाए भारत देश का, हालाँकि इस दिशा में बहुत तेज़ी से बामन मेश्राम साहब ने अभी तमाम रैली निकाल करके लोगों में जागृति तो फैलाई है, और जो आज का जो युवा पीढ़ी है, बाबा साहब को मानने भी लगे हैं और उनके रास्ते में चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर में एक कोई विश्वास पात्र हमारा ऑर्गेनाइजेशन दिखता नहीं है, जिसके कारण लोग तमाम संगठनों में बँटे हुए हैं, और यही कारण है कि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एनर्जी है बहुसंख्यक समाज का, वो कहीं न कहीं हम इनके जो कुछ अल्पसंख्यक लोगों के गुलाम हमारे जो लोग भी बन गए हैं, इनसे उबारने की आवश्यकता है। जो बार-बार खोटे साहब कहते हैं कि हमको आज भी केडर की आवश्यकता है, और केडर के माध्यम से हम लोगों को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। जी, मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा-सा कहना चाहता हूँ इसमें। जी। काशीराम जी ने समाज को सड़कों पे लाया, जो घर के अंदर छिपे हुए थे, उनको सड़कों पे लाया, और सड़कों पे लाने का इतना परिणाम हुआ कि लोगों का हौसला बुलंद हो गया। उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ, ताकत का एहसास कराया। ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये आंदोलन बंद हो गया 2003 के बाद से, 2002 के आसपास से ये आंदोलन लगभग कम हो गया। बंद क्या, लगभग बंद के बराबर हो गया। कभी कभार कोई कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वरना तो नहीं। तो हम लोग पूरे एक दिन
एक दिन 365 डेज में 366 डेज हम आंदोलन करते थे। 365 डेज में 366 डेज। मैं ये शब्द रख रहा हूँ। ये काशीराम जी कहा करते थे। और हम लोग तो कई बार ऐसे रहे, दोनों हम मैंने कार में हमने पेट्रोल पंप में सोया है। काशीराम साहब बोलते थे मैं सोता हूँ, फिर तुम जागते रहो। फिर वो सोते, फिर बोलते थे तू जाग जाते थे, बोलते थे तू सो जा थोड़ी देर के लिए, फिर वो मेरे पहरेदारी करते थे। हम ऐसी सीनरी भी देखे हुए हैं, आप सोच सकते हैं। इतने करीब से हम लोगों ने इस आंदोलन को, उसका पर्पस क्या था कि हम इतने आंदोलन करते थे कि हमको रात भर चलना पड़ता था। और मैंने कभी 200 250 किलोमीटर दूरी में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करना है। शाम तो रात को 11 बजे तक प्रोग्राम होता था और सुबह फिर करना है, तो हम रात में हम रास्ता में गुजारते थे। रात में रास्ता में गुजारते थे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये काशीराम साहब की खासियत थी। पूरा समाज को, गरीब से गरीब, इतने जो लोग हैं ना, जिनसे बात नहीं करना हम लोग पसंद करते, वो सबसे ज्यादा उन्हीं को पसंद करते थे। ये सबसे ज्यादा उनकी खासियत थी। वो चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं, बल्कि वो जमीन की हकीकत पे काम करते थे। इस कारण से समाज जुड़ा। आज भी काशीराम जी के नाम पर बहुजन समाज जुड़ने के लिए तैयार है। और बहुजन समाज का निर्माण होने के कारण देखिए, जब मुलायम सिंह के साथ हुआ तो हम लोगों ने नारे लगवाए थे, स्टिकर लगवाए थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। जय श्री राम का हवा हो गया था, ये हम लोग स्टिकर लगवाए थे। और ये तो कमाल की चीजें हैं। तो एक्चुअली एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, ये जो इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं, ये सारे के सारे इस व्यवस्था के दुखी लोग हैं। सारे के सारे इस व्यवस्था से त्रस्त लोग हैं। देखो, कन्वर्टेड का मतलब होता है किसी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना। ऐसा मेरे ख्याल से होता है। कन्वर्ट करके इधर चले गए, उधर से चले गए। तो जो भारत के जिनको शूद्र बोलते हैं, जो एसटी, एससी को, ओबीसी को लोग, वो तो गुलाम लोग हैं। और गुलाम अगर किसी धर्म को अपनाता है तो वो गुलाम तो अधर्मी होते हैं, उनका वो धर्म होता ही नहीं है। तो जो धर्म अगर उन्होंने वो जो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग किसी ने धर्म अपनाया, इसका मतलब उन्होंने धार्मिक बाद में बने, वो तो पहले अधर्मी थे। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट नहीं किया उन्होंने, वो गुलामी के उसमें से निकल, गटर से निकल करके आजादी की ओर चले गए। ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो शब्द कहा है, एक्चुअली कन्वर्टेड शब्द का मतलब क्यों हुआ कि उन्होंने इसके चंगुल से, इनके क्लच से, इनके चंगुल से छुटकारा लेना चाहे, इस व्यवस्था से हटना चाहे। जैसे मुसलमानों में बड़े पैमाने में अंसारी लोग हैं, जो तरखान लोग हैं, बड़े पैमाने में लोगों ने कन्वर्ट हुए बंगाल में। आज आप देखेंगे वहां पे जितने सूती का कपड़ा का धंधा चलता है, वो सारे एक जमाने पे अंसारी मतलब क्या कहते हैं, बुनकर तो हिंदू हुआ करते थे। नहीं, लेकिन हिंदू देखो, हिंदू वो मैं कह रहा हूँ आपको, कन्वर्ट का मतलब होता है कि एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जाना। तो शूद्र का मतलब होता है गुलाम, और गुलाम का कोई धर्म नहीं होता है। गुलाम का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बोला। तो गुलाम का जब धर्म होता ही नहीं है तो फिर कन्वर्ट नहीं कह सकते उसको। हमने उसको ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने गुलामी का लात मार करके आजादी में पहुंचे। तो धर्म, उन्होंने पहले अधर्मी थे, वो बाद में धार्मिक बना, उनको ऐसा मान सकते हैं। मेघराज जी, मैं इस बात से स्वीकार करता हूँ कि हम लोग इस बात को प्रचार करते हैं, बताते हैं। एक्चुअल में हमारा तो कोई धर्म ही नहीं है, हम तो अवर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। बस ऐसा मान लीजिएगा, अभी तक धार्मिक हैं। धार्मिक जब बनेंगे तो कोई धर्म, जो सिख चले गए या मुस्लिम बन गए या तब समझ लेंगे तो आप धार्मिक बने। पहले अधर्मी है। अधर्मी का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अगर आदमी एक धर्म अपनाने के बाद बस झूठ और बेईमानी कर रहा है, वो भी अधर्मी है। हमने एक आर्टिकल लिखा अभी पिछली बार, मैंने चैलेंज भी किया कि कोई जात पात वाला धर्म होता ही नहीं है। अगर जात पात वाला धर्म होता है तो हम उससे डिबेट करना चाहते, धर्म के मसले पर आ जाएं तो हम, अगर कोई हारना हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हराना और हारना चाहता है तभी हमें मंजूर है, तो आ जाएं। तो कोई माइगा लाल अभी तक नहीं आया है। मेघराज जी, काशीराम जी ने एक पेन से टोटल आंदोलन चलाया। एक पेन से, आपने पेन में देखे होंगे, ऊपर का कवर होता है, वो कवर को वो पकड़ के बोलते थे ये 15% है,
और ये 85% है। और वो समझाते थे उससे कैसे कन्वर्ट होगा करके उसको उन्होंने पूरी समाज को एक पेन से समझा दिया कि कमाल है। ये एक व्यवस्था है। आज भी उनकी पेन का जो जिक्र है पूरे इंडिया वर्ल्ड में इसको किया जाता है और लोग समझते हैं इस बात को कि इस व्यवस्था को बदलने में और कैसे बदला जाएगा जो आप बोल रहे हैं, तो ये बदलना होगा, हमको इस व्यवस्था को स्टडी करना होगा, जम के पूरा एक-एक बारीकी से स्टडी करना होगा। कास्ट की साइकोलॉजी है, कास्ट की फिलॉसफी है, कास्ट की सोशियोलॉजी है, कास्ट की ज्योग्राफी है, इसको हमें समझना होता है। ये जी 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम जो हम लोग मैं तो इसको विस्तार से दे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने लिखा है अभी, कास्ट क्लास स्ट्रगल पे मैंने इसके ऊपर बड़े इसके लिखा है इसके ऊपर में कास्ट की साइकोलॉजी, जी कास्ट की जी फिलॉसफी का हर कास्ट की फिलॉसफी है। वो उसको इसी कारण से कास्ट बचा हुआ है। अगर कास्ट की फिलॉसफी खत्म हो जाए तो खत्म ऐसे ही टूट जाएगा। कास्ट की साइकोलॉजी है, हैं? हम इसको मानते हैं, ये क्यों मानते हैं? उसका उसके मानसिक रूप से हम लोगों का एक सोच बना हुआ है। और उसी तरह से कास्ट की फिर हेलो, तो जी 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 इ उसी तरह से और भी चीज़ें हैं। कास्ट की ज्योग्राफी है, कास्ट की सोशियोलॉजी है, जो सामाजिक व्यवस्था है, कास्ट में खान-पान, रहन-सहन, उठन-बैठन, लेन-देन, खान-पान, रहन-सहन, ले उठन-बैठन, लेन-देन, ये सोशल सिस्टम है। ये इनको हमें समझना पड़ता है। इसीलिए इसके ऊपर बारीकी से काशीराम साहब ने समझा और समझाया। बहुत बारीकी से हम लोग देखो जहाँ भी जाते इसमें थे इसमें जो आप बोल रहे हैं ना कास्टिज्म के ऊपर, मैं इस पर अपना आर्टिकल लिखा है कि भारत की जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो जात पात है। कास्टिज्म भारत की प्रॉब्लम है, और क्या नाम है, नस्लवाद, जातिवाद भारत की प्रॉब्लम है, और नस्लवाद पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये अज्ञान के कारण ऐसा हुआ है। जात पात एक एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कैसे हम बताना चाहते हैं कि जात पात एटम बम से ज्यादा खतरनाक कैसे? एटम बम सिर्फ इंसान को एक बार मारता है, और जात पात इंसान को बार बार मारती है। जिसको शैतानों ने नीच जात का बनाया है, उनको हीन भावना मार लेती है, और जिनको शैतानों ने ऊंची जात का बनाया है, उनको घमंड मार लेता है। तो दोनों के लिए ही खतरनाक है। जो जात पात से बाहर निकल गया है वही समझो जिंदा है, वरना इसमें जो फंसा हुआ है वो इंसान वो सिर्फ अधमरा है, या मुर्दे के समान है, या सिर्फ वो मानसिक तौर से बीमार इंसान है, ऐसा मान सकते हैं इसको। मैं लास्ट सवाल करूंगा, हमारा प्रोग्राम जो है ना समाप्ति की तरफ जा रहा है। मजेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? इसको जो जो आंदोलन चल रहा था, जो काशीराम जी ने स्टार्ट किया था आंदोलन को, जयंती जी से ले लेते हैं विचार। जयंती जी आप बताएं कि जो आंदोलन अब तक जो विचार सुना है ये इसके बारे में बताएं थोड़ा, और आप इसके बारे में बताएं कि ये जो आंदोलन काशीराम जी ने स्टार्ट किया था वो कहाँ तक पहुंचा या सिर्फ रुक गया, इसके बारे में जी। थैंक यू सर। जी सर एक्चुअल में बचपन में देखिए सन 1984 में काशीराम जी ने अ, मतलब अपना जो रैली है वो स्टार्ट किया, जैसा अभी फुटे साहब ने बताया, मैं सुन रही थी। जी तो सर उस समय ही तो मेरा जन्म हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। बट जी मेरे जो फादर थे वो बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं। तो हमारे घर में मतलब इस तरह का माहौल रहता था कि काशीराम जी की बातें हुआ करती थी, बाबा साहब की बातें हुआ करती थी। तो सर मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मतलब 5 साल 7 साल की थी तब, उस टाइम पे चुनावी रैली पे मेरे पापा मुझे लेके जाया करते थे। बहुत जी छोटी थी मैं। उस टाइम पे वो मुझे मतलब कविताएँ लिख के दिया करते थे। रैली में काफ़ी लोग होते थे, उनको कविताओं को मैं उसका अर्थ तो नहीं समझती थी कि क्या है, लेकिन मेरे पिताजी लिख के मुझे दिया करते थे और मैं जाके वो सभा में बोलती थी। तो उससे काफ़ी लोग एप्रिशिएट करते थे। तो वो एक दौर था, और मुझे फिर उसके बाद से क्या है, मतलब बचपन में मैंने देखा है ये माहौल। उसके बाद फिर अचानक से हमारे घर का एक सिचुएशन चेंज हुआ, और उसके बाद से हम मतलब अलग हो गया हमारा फैमिली बैकग्राउंड में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वज़ह से हमारी सारी चीज़ें अलग हो गई। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, और फिर मैं
मतलब चुनाव बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो नहीं करती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है। बट हाँ, इतना जानती हूँ कि जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अभी जैसे कि खूंटे साहब बता रहे थे कि अ, काशीराम जी का माननीय काशीराम जी का एक सपना था कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स चलाएँ जिनसे वो अपने सारे विचारों को सब लोगों तक फैलाएँ। जी, तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए आगे क्यों काम नहीं किया गया? उनके सपनों को क्यों पूरा नहीं किया गया? हमारा फर्ज बनता है कि उन्होंने अगर हमें सही मार्गदर्शन दिया है, तो हमको इसको आगे लेके जाना चाहिए, सब लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। जी, तभी जब क्योंकि आज का यूथ पूरी तरह से हर चीज़ को नहीं जानता है, तो उनको बताने के लिए ज़रूर मैं खूंटे सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बड़े पैमाने मतलब काशीराम जी के वो फॉलोवर रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं, तो उनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए उनको इस पे कार्य करने की ज़रूरत है। हम उनके साथ हैं, हमारी जो भी सहयोग होगी, हमसे जितना भी बन पड़ेगा हम उनके साथ रहेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन सर अगुवाई तो किसी को करनी पड़ेगी, तो जी, मेरा बिल्कुल, बस बिल्कुल, यही बिल्कुल। कहना है। जी, थैंक यू। जी, शुक्रिया। जगदीश जी, लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो इन्होंने बोला है, और उसके बाद कहाँ तक पहुँचा आंदोलन इसके बारे में? जी, लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। आज मुझे लगता है कि जिस नारा को लेकर, जिस उद्देश्य के लिए मानवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ा था, वो कहीं न कहीं भटकते नजर आ रहे हैं। जो हमारा सबसे दुश्मन है, उनको ही गले लगाने की कोशिश आज उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की बात करके बहन जी ने, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिन ब्राह्मणों को दूर बना करके पार्टी को आगे बढ़ाने का कोशिश किया गया, आज उन्हीं के मिशन के माध्यम से बहन मायावती जी ने जो इनको विश्वास बना करके जो चल रहे हैं, जो एक धोखा साबित होगा। और मैं लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस ढंग से काशीराम साहब का जो मिशन था कि जो छोटी-छोटी जाति वर्ग के लोगों ने विधायक, सांसद, मंत्री बन के जो स्वाद चखा, आज वही कारण है कि बहुत सारे लोग जो बहुजन समाज से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कांग्रेस में चले गए, और वो आज जो बोलते हैं या दहाड़ते हैं संसद में या विधानसभा में, वो काशीराम साहब के जो पिलाए हुए वो विचारधारा है, पिलाए हुए वो पानी है, संघर्ष किया हुआ उनका योगदान है, जो आज बहुत सारे लोग जो है सच्ची की आवाज क्यों बोलते रहते हैं, और ऐसे लोग जो है छोटी-छोटी जाति के लोग सांसद, विधायक बन करके जो सबसे बड़ा जो उन्होंने ये मिशन दिया कि आप एक मंत्री बनो, विधायक बनो और सत्ता की उस मुकाम पे हासिल करो, ताकि आप समाज के लोगों को दिशा और दशा देख सकते हो, दे सकते हो। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा मेघराज जी, एक बात कहना चाहूंगा। जी, अभी जो उन्होंने भाई जगदीश ने बोला, अ, अभी हम बहुजनवाद के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, करना था। बहुजन है क्या चीज? ये चर्चा का विषय होना चाहिए। बहुजन शब्द को हम कैसे लाए और बहुजन शब्द के ऊपर सोच क्या थी? आज भी डेमोक्रेसी में जिसकी संख्या ज्यादा होती है, वो सत्ता का हकदार होता है। हम संख्या के आधार पर बहुत ज्यादा हैं, जो गिराए हुए लोग हैं, जो यही काशीराम साहब बोलते थे, गिराए हुए लोग हैं, व्यवस्था से गिराए हुए लोग हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। 85 हैं, 100 में 85 हैं, कुछ लोग तो 90 बोलते हैं। हम 5% उनको फिर भी देते हैं, हम और ले लो बोलते हैं, 85 ही दे दो। तो ये बहुजनवाद है, इसको समझना होगा। बहुजनवाद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। आज तक जी, बहुजन समाज बन गया, तो समझ लीजिए, बहुजन समाज अगर बन जाता, अभी भी बन जाए, तो आप यहाँ के हुक्मरान हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमें बहुजन समाज बनाने की दिशा में काम करना है। उसके ऊपर चर्चा करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं नहीं, बोलूंगा। इसमें स्पेशल हम चर्चा रख रहे हैं जगदीश जी, इसके ऊपर प्रोग्राम रखेंगे स्पेशल। आज शाम को डिबेट करते हैं सर, आज शाम को 8 बजे हमारा जो लाइव होगा उसमें करेंगे फिर से। जी, विजेंद्र सिंह जी, लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आप। नहीं, मेरे मेरे ख्याल से जो खुंटे साहब ने कहा है, जो एक ये बौद्धिक आंदोलन था और जो योजना उन्होंने बनाई थी, वो काम अधूरा रह गया है।
वो जब तक आंदोलन को सही दिशा नहीं देती तो आंदोलन भटक सकता है। जैसा कि जगदीश जी ने कहा कि अब वो एक, जैसे आपने सर्वजन का एक नया विचार दे दिया भोजन के सामने, फिर वो नारे लगने लगे पार्टी में, हाथी नहीं है गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गए हैं, और ये कंफ्यूजन एक बौद्धिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसकी वजह से हुए हैं। तो मेरे ख्याल से खुंटे साहब का कहना सही है कि उस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं देखो इसमें क्या है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि इनकी जो बहुत, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो ये जो लोग हैं, जो जितने भी राजनीति में हैं फिलहाल, ये इनकी बहुत सारी कमजोरियां हैं। इनकी जो फाइलें हैं वो शैतानों के हाथ में है, तो वो फाइलें ना खोलकर सामने लोगों को रख दें, इस करके घबराते हैं और कुछ पाने के लिए बहुत कुछ गवाते हैं। क्योंकि कुछ पा रहे हैं, कि मतलब बहुजनों को गवा रहे हैं, लेकिन कुछ बचा रहे हैं, तो थोड़ा बच रहा है लेकिन बहुत कुछ गवा रहे हैं। तो उनकी कुछ फाइलें हैं, कमजोरियां हैं, ऐसी बात है। मुझे लगा, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि इनकी कुछ कमजोरियां ऐसी हैं जो मतलब मीडिया के सामने जिस दिन आ गई तो इनका बंटाधार फेल हो जाएगा। तो इस करके ये चुप करके जो है ना शैतानों की बात सुन लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है आजकल, ये बदलेगा 2024 तक, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बदलेगा जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सच्चे और ईमानदार लोग राजनीति में होंगे और झूठ और बेईमान जेल के पीछे होंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत का हर नौजवान ईमानदार, सच्चा होकर के राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए, और जो शैतान जो बैठे हैं, जो परेशान करते हैं लोगों को, जो दुखी कर रहे हैं, जो मतलब लालच में फंसे हुए लोग हैं, जो करोड़ों नहीं अरबों खरबों लुटा कर भी ये कहते हैं कि दुनिया मतलब दूसरों को परेशान करने में मतलब खुशी महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए तो जेल से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। इन लोगों को डालेंगे जेल में आने वाले वक्त में, क्योंकि जिन लोगों ने जो किया, ये प्रकृति का नियम है कि जैसा करेगा ऐसा भरेगा। तो ये जो है ना, मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, पूरे भारत के जितने, पूरे वर्ल्ड के, हम आने वाले वक्त में पूरे वर्ल्ड को जगाने वाले हैं और एक नई दिशा देने वाले हैं, और नए गुरुओं की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से एक नया राज, एक नई उमंग, नई तरंग के साथ में आ रहे हैं, और 2024 में सिस्टम बदलेंगे। और इसमें जो है ना, बहुजनों का नहीं, सच्चे का राज होगा। सच्चे और ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे। मैं कहूँ, बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, 99% लोग हाईएस्ट एजुकेटेड ये बोलते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना। अब राजनीति से क्या लेना देना, जो सच्चे लोग नहीं जाएंगे तो वहां पर, जब जब सच्चे नहीं जाएंगे तो वहां बेईमान और ठग और लुटेरे जाएंगे, चोर जाएंगे। जब चोर जो है, जब चोरी करते हैं, ठग जो ठगी करते हैं, जो लूट मार, जो डाकू मारते हैं, फिर कहते हैं हमें मारते हैं, राजनीतिक लोगों तो मारेंगे। उनका उनका उनकी स्वभाव है मारने का, उनका स्वभाव है अन्याय करने का, उनका जो है, उनकी आदत है, तो बदलेंगे नहीं वो, क्योंकि उनकी आदत में पावर है। तो पावर को कैसे लेनी है, ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में, और इस पर हम काम भी स्टार्ट कर दिया। नौजवानों को खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अपना कदम, नई उमंग, नई तरंग, नई दिशा में चलो, हर कदम अपना सच की ओर ले चलो, और भारत के करोड़ों लोगों को जोड़कर, मतलब भारत के गरीबों के पैसे से ही भारत से गरीबी मिटाएंगे, और भारत के गरीबों को एक दिन भारत का बादशाह बनाएंगे। तो याद रखिए इस बात को, वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज, गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, और सबके साथ में। तो लास्ट में अगर कुछ कोई कमेंट कर देना चाहता, दे सकते हैं जी। बहुजनवाद पे जी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। जी जरूर होगी। बहुजन कैसे बनेगा? एक जन, दो जन नहीं, हमें बहुजन चाहिए। बहुत लोगों के जो ये है, और कौन लोग हैं जो बहुजन समाज को में रिप्रेजेंट करते हैं, ये शब्द का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। मैं आज का विषय में उसको मैं बोलना था, क्योंकि काशीराम जी को हम बोलते हैं, तो काशीराम जी का को अगर हम बहुजन समाज की बात ना करें, बहुजनवाद की बात ना करते हैं, तो काशीराम जी की बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए कुंडे साहब जरा ये बताएंगे कि इसमें बहुजन बनाने के लिए परशुराम जयंती मनाना जरूरी है क्या? मैं ऐसा है, आपने बोला है, देखिए ऐसा है, देखिए कुछ बात ये है, दूसरी तरफ चली जाएगी, मजाक में चली जाएगी, थोड़ा सीरियस टॉपिक पे जा रहे थे बात, तो इसको खत्म करते हैं प्रोग्राम को, आने वाले वक्त में फिर बात करेंगे अलग टॉपिक पर। तो जगदीश जी याद रखिए कि भोजन पर एक टॉपिक रख लीजिए। और आज के लिए सभी का धन्यवाद है, टी आर खोटे जी आपका भी, और जगदीश जी आपका, विजेंद्र सिंह जी आपका, और जयंती खोटे जी आपका भी।
आप सभी का स्पेशल धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी जो मानने वाले काशीराम जी ने जो सपने सजाए थे उनको सब मिलकर पूरा करेंगे और आने वाले वक्त में भारत में सच्चाई का राज कायम करेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा। थैंक यू। धन्यवाद।